पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि मालदीव की क्या ज्योग्राफिकल ऐसी लोकेशन है जिसकी वजह से वो चाइना और भारत दोनों को बहुत आकर्षित करता है। और हमने बात करी थी कि किस तरीके से वहाँ भारत के जो संबंध है मालदीव के संग, वहाँ चाइना किस तरह से इंटरवेंशन कर रहा है और उसकी क्या संभावित परिणाम आ सकते हैं। नमो नारायण। वर्ल्ड ऑफ चित्रावस्थी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मालदीव के संग भारत के संबंध बहुत पुराने हैं। कहते हैं भारत और मालदीव के बीच में जो समुद्री व्यापार चला आ रहा है और कल्चरल जो एक्सचेंज है वो प्री रिकॉर्डेड हिस्ट्री तक जाता है। वहाँ की भाषा धिवेही है जो पाली पे से बहुत मिलती है और पाली तो खुद ही संस्कृत पर बेस लगती है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि भारत और मालदीव के बीच का संबंध कितना पुराना है। मालदीव का जो नाम है वो भी संस्कृत या पाली से ही निकला है। मालदीव ये द्वीप माला या माला जो होगी द्वीपों की, उससे ये शब्द बना है। जॉन होगेनडॉर्न जो कि कॉल्बी कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ के लोग देव कहलाते हैं। वो देव शब्द भी द्वीप से ही निकला है। द्वीप मतलब आप सभी लोग जानते हैं आइलैंड होता है। तो अब इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? इसकी कहानी शुरू होती है कि कई सौ साल पहले मगध का एक एग्जाइल्ड प्रिंस विजय, जब वो दूसरे देशों में जाके अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकलता है और वो मगध से होते हुए राजस्थान के कालीबंगा पहुंचता है। कालीबंगा वो जगह है जहां अभी इंडस सिविलाइजेशन की बहुत अच्छी साइट ढूंढी गई थी और वहां से वो समुद्र का मार्ग ढूंढने के लिए गुजरात के भरूच पहुंचता है और भरूच से वो बहुत सारे जहाज़ों में वो आगे को बढ़ता है। कुछ जहाज उसके जाते हैं श्रीलंका और उसमें से कुछ जहाज भटक कर वहां पहुंच जाते हैं जिसको महलद्वीप कहा गया है और वही महलद्वीप बाद में मालदीव बन गया था। ये सब जो मालदीव की रिटर्न हिस्ट्री मिलती है और जो पाली में लिखी हुई एक किताब है महावंश, जिसमें श्रीलंका की हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड है, उसमें ये डिटेल मिलते हैं जो अभी मैंने राजकुमार विजय के बारे में बताए थे, एग्जाइल्ड प्रिंस विजय के बारे में। और वहाँ पर जो अवशेष मिलते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल चीज़ें मिलती हैं 8वीं और 9वीं शताब्दी की, उसमें जो मूर्तियाँ उकेरी गई हैं वो शिव की हैं, लक्ष्मी की हैं और अगस्त्य मुनि की हैं। और वहाँ की जो फोकलोर्स हैं उनमें महर्षि वशिष्ठ ऋषि का भी उल्लेख मिलता है। फोकलोर्स में उनकी एक कहानी है जो मोटा मोटी कथानक और चरित्रों से बिल्कुल रामायण की जैसी है। थोड़े बहुत उसमें फर्क है, लेकिन जो चरित्र है और एक मूल कथानक है, नामों में कहीं कहीं फर्क लगता है। तो इससे भी लगता है कि भारत का जो वहाँ से कल्चरल टाइज बहुत ज़बरदस्त थे और शायद यहाँ से जो लोग गए, ये बात भी इससे सिद्ध होती है। फिर जैसे सभी जगह होता है, वहाँ पर बौद्ध धर्म फैला, वहाँ पे थेरावाद बौद्ध धर्म माना जाता था। और उसके बाद क्या हुआ? कि इस्लाम की आंधी आई और सह अस्तित्व के प्रबल विरोधी इन आक्रमणकारियों ने राजा को जीत के इस्लाम स्वीकार करने पे मजबूर किया। बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया, स्तूपों को तोड़ दिया और पूरे द्वीप समूह में या पूरे राज्य में एक साथ मास कन्वर्जन किया। इसका पता हमें कैसे चलता है? इसका पता हमको चलता है 14वीं शताब्दी के जो ट्रैवलर थे, जिनको ईस्ट का मार्को पोलो भी कहा जाता है, इब्न बतूता। इब्न बतूता ने जो अपनी डायरीज लिखी हैं और जो अपने मेमोयर लिखे हैं, उसमें राजा को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद फिर इतिहास ने करवट ली और फिर यहाँ पुर्तगीज आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, लेकिन समा और अदर यूरोप से आने वाली जो ताकतें थीं, ये धर्म परिवर्तन कराने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। वहाँ पर धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गई है, मालदीव में अब 100% मुस्लिम्स हैं, सुन्नी मुस्लिम्स हैं और वहाँ पर आज कन्वर्जन अपराध है, मना है। तब जो द्वीप पूरा कन्वर्ट हो गया, अब वो किसी और को कन्वर्जन नहीं करने देना चाहता। 2012 फरवरी में एक्सट्रीमिस्ट के ग्रुप ने वहाँ का जो नेशनल म्यूजियम उस पर अटैक कर दिया और जितने बुद्धिक रिलिक्स थे और जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको बुरी तरह तोड़ दिया। वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि अब इनको वापस मरम्मत नहीं किया जा सकता, रीबिल्ड नहीं किया जा सकता। 1965 में ब्रिटिशर्स ने मालदीव को आज़ादी दे दी और क्या आप जानते हैं कि आज उनको सबसे पहला जिस कंट्री ने मान्यता दी वो कौन था? जी हाँ, वो भारत था। तब से वो सिलसिला चला आ रहा है, तो उनके आड़े वक्त में भारत हमेशा काम आया। 1988 में वहाँ के विद्रोहियों ने श्रीलंका के आतंकवादियों के साथ मिलकर सत्ता पलट करने की कोशिश करी और वहाँ के राष्ट्रपति ने दुनिया के बहुत से देशों से गुहार लगाई कि हमको बचा लो, आकर हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है। नेचुरली श्रीलंका ने भी मना कर दिया, यूएस बोला हम इतनी दूर से आ ही नहीं सकते। यूके ने कहा अगर आप सचमुच सहायता चाहते हैं तो आप भारत से कहिए। उन्होंने भारत से कहा। भारत की जो सेना थी, जो भारत के सशस्त्र बल थे, उन्होंने एक बहुत क्विक ऑपरेशन करके, जिसमें हमारे सशस्त्र बलों में एक भी जान की हानि नहीं हुई, कोई घायल नहीं हुआ
और विरोधियों को, विद्रोहियों को या तो पकड़ लिया गया या न्यूट्रलाइज कर दिया गया और वापस राष्ट्रपति की जो उनकी चुनी हुई सरकार थी वहाँ पर बहाल हो गई। इस तरीके से जो हमारे उनके टाई था वो थोड़ा और मजबूत हुआ। 2004 में जब सुनामी आई थी उसके बाद भी जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट था, क्योंकि तो छोटे छोटे द्वीपों का समूह था, मतलब इधर भी उसके तो कोस्ट है और इधर भी कोस्ट है, तो जहाँ बहुत हानि हुई थी, उसमें जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट था वो भारत था। 2014 में फिर इनके यहाँ एक कोई बड़ी क्राइसिस आ गई जिसकी वजह से इनके यहाँ पानी नहीं रहा पीने का। माले में तो जो उनकी राजधानी है वहाँ पीने का पानी था ही नहीं। तब भारत ने अपने यहाँ से जो पोर्टेबल वाटर होता है बहुत बड़ी मात्रा में भिजवाया था। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि वहाँ जो मिलिट्री और सिविल स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग कौन कराता है? उसकी ट्रेनिंग भारतीय ही कराते हैं। और सरकारी कामों के लिए और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि पास पास द्वीप है तो वहाँ पर जो रोड नेटवर्क तो ना के बराबर है, कहीं पुल बना लिए हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं है। तो उनके रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, सरकारी कामों के लिए और उसकी सेना की ट्रेनिंग के लिए भारत सरकार ने अपने 2 हेलीकॉप्टर और 1 उनको एयरक्राफ्ट दिया हुआ है। और राष्ट्रपति जो यहाँ के हैं मुइज़ू जो बार बार कहते हैं कि भारत अपनी जो है ट्रूप्स वहाँ से निकाल ले, तो आप क्या समझते हैं कि इस छोटे से देश में बहुत बड़ी कमांड कोई सैन्य बल भारत ने रख रखा है उसको धमकाने के लिए, उसको इंटिमिडेट करने के लिए? वहाँ पर जितने सैनिक हैं, टोटल नंबर ऑफ जो सोल्जर्स है वो 88 हैं, 88। तो वो जो उनके रेस्क्यू काम में सहायता करते हैं, इसके अलावा जो वहाँ की अपनी उनकी सेनाएं छोटी बड़ी जो भी है उसकी ट्रेनिंग का काम करते हैं। तो जो मुइज़ू जो बार बार चिल्लाते हैं, इसको देख के मुझे वही याद आता है पाकिस्तान के राष्ट्रपति इमरान खान से जब पूछा गया कि क्या आप अमेरिका को सैन्य अड्डे देंगे, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नो। अब वो एब्सोल्युटली नो उनसे कोई मांग ही नहीं रहा था। तो जिस तरीके से वो एक बड़बोलापन था, उसी तरीके से मुइज़ू का एक बड़बोलापन है, या आप कह सकते हैं कि चाइना के लिए या अपने वोटर्स के लिए वो गैलरी प्ले करते हैं और बार बार कहते हैं अपनी सेना यहाँ से हटाओ, जबकि एज सच हमारी वहाँ पे कोई मिलिट्री प्रेजेंस है नहीं। 2005 से चीन ने भी वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराना शुरू कर दिया। चीन मालदीव में क्या कर रहा है इसके लिए हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। जैसा कि हमेशा होता है, शक्तिशाली देशों में छोटे देशों के अंदर अपने लिए फेवरेबल सरकार बनाने की होड़ रहती है। चीन और भारत भी इस होड़ में लगे रहते हैं, चाहे वो लंका हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, मालदीव हो, म्यांमार हो, जैसे सीमाएं लगती है भारत की, वहाँ चाइना उसको घेरना चाहता है और जो भारत है वो उसको काउंटर करना चाहता है। यहाँ भी इस देश में भी, म्यांमार में भी शह और मात के खेल में चाइना ने भारत को शह दे दी है। उधर भारत ने बांग्लादेश में भी यही किया है। मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुत ही एफिशिएंट और एक्सपीरियंस डिप्लोमेट्स और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, जो हमारी सरकार है, मिलकर इस मसले का कोई ना कोई हल ढूंढ लेगी। और जब तक इसमें कोई दूसरा नया डेवलपमेंट होता है, तब तक के लिए नमस्कार।